नंबर सवाल देखिए, HCF दिया है आपको 306 और 657 का HCF दिया है 9 और आपको पूछा है एलसीएम बताओ। एलसीएम बताना है 306 और 657 का। एलसीएम कितना है ये बताना है। हमने पिछले कई सवालों के अंदर एक चीज पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी कि HCF और एलसीएम का गुणा किसके इक्वल होता है? दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, दोनों संख्याओं का गुणा। तो HCF कितना दिया आपको? 9। एलसीएम आपको ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का गुणा। दोनों संख्याएं कौन सी है इस सवाल में? तो 306 गुणा 600। आपको एलसीएम चाहिए तो 9 का भाग कर दो, बस 9 का भाग कर दो 306 में। 9 तिया 27, बच गए कितने? 3। 6 आगे 36, 9 चौके 36। तो 34 का मल्टीप्लाई करना है 657 से, बस पूरा हो गया, इतना ही है। ठीक है, रोक दे इसको। सवाल नंबर 5 क्या है? जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए, किताब में देखो बेटा, जब मैं किताब में पढ़ूं तब किताब में देखा करो। क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? एक संख्या दी है 6 की पावर n और n जो है वो प्राकृत संख्या है। n कौन सी संख्या है? यहाँ पर प्राकृत संख्या है। तो ये कह रहे हैं 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? ये सवाल आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। 6 की पावर n है, पहला तरीका क्या है? आप n का मान रखना शुरू कर दो। n प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो पहले आप n की जगह 1 करो, 6 की पावर 1 6 आ गया। क्या 0 पे समाप्त हुई है? मतलब लास्ट जैसे संख्या होती है 500, 500 में लास्ट में 0 आता है ना, वैसे इसमें 0 आया क्या लास्ट में? अब n की जगह 2 कर दो, 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। क्या लास्ट में 0 आया? नहीं आया। अगर 3 कर दे पावर, 6 की पावर 3 216 होता है। 216 क्या ये 0 पर समाप्त हुआ? ऐसे आप पावर्स कितनी भी कर दो, 6 की पावर 4 5 6 कितनी कर दो, लास्ट में 0 नहीं आएगा। एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। दूसरी बात, दूसरा तरीका, ये जो 6 की पावर n है ना, 6 के अभाज्य गुणनखंड करके लिखो। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 और ऊपर पावर n। देखो कोई भी संख्या जब 0 पर समाप्त होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों आते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं, मैं दोबारा बताता हूं। हम एक संख्या लिखते हैं 10, 10 के गुणनखंड करो कितना आएगा? 2 और 5, यानी 10 के गुणनखंड किए 2 गुणा 5 आया। आप ऐसी संख्या कोई सी भी ले लो जिनके लास्ट में 0 है। जैसे हम ले लेते हैं 30, 30 के गुणनखंड करो, पहले 2 का भाग 15, फिर किसका भाग जाएगा? 3 का, 5, फिर 5 1, यानी 30 के गुणनखंड क्या आए? 2 गुणा 3 गुणा, तो 2 और 5 जरूर आएगा। क्योंकि 2 और 5 क्यों आना जरूरी है? क्योंकि 2 पंजा कितने होते हैं? 10 होते हैं, इसीलिए तो 0 आएगा लास्ट में। अब 10 का गुणा 3 से होगा 30 आ जाएगा। आप कोई भी संख्या ले लो जिसके लास्ट में 0 है, उसके गुणनखंड करोगे 2 और 5 आना ही आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? आप कोई और संख्या लेके देख लो, जैसे मान लो 70 लेके देख लो। एक बात बताओ, अगर हम 70 के गुणनखंड करें 7 गुणा 10 लिख सकते हैं ना। अब 10 के गुणनखंड करेंगे तो बताओ 2 और 5 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 2 और 5 आना डेफिनेट है अगर लास्ट में 0 लाना है तो। पर क्या 6 में 2 और 5 है नहीं, तो ये 0 कैसे आ सकता है? कब आता 0 बताओ? जब 2 और 5 दोनों आते। समझ गए आप लोग? यहां देखो 2 और 5 आ गया, 3 आओ भले ही, बाकी कुछ भी आओ भले। 70 के गुणनखंड करोगे 2, यहाँ 35, फिर 5 गुणनखंड करोगे 7, फिर 7। 2 और 5 आना कंपल्सरी, क्योंकि 2 5 10, ये 10 वाला 0 यही होता है। बाकी चाहे कुछ भी आए, 7 आए, 3 आए, 21 आए, 19 आए, कुछ भी आए, 0 के लिए क्या जरूरी है? 2 और 5 का आना। बात समझ में आई? तो 6 के गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं आते, तो आप इसके बाद में क्या लिखोगे? ऐसा लिखने के बाद आप ऐसे लिखोगे 6 के गुणनखंडों में
6 के गुणनखंडों में 5 नहीं आता, 5 नहीं आता है, इसलिए 5 नहीं आता, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी पावर लगा लगा के भी देख सकते हो। बात समझ में आई? तो इस तरीके से करना है, उतार लीजिए। सवाल नंबर 6 में एक संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ये कह रहा है ये संख्या भाज्य क्यों है? भाज्य, हाँ 7 नंबर सवाल है। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है ऐसे, इसके चारों ओर वर्ताकार पथ है, रास्ता है वर्ताकार। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया नाम की बच्ची है, वो यहां से राउंड लगाना शुरू करती है सोनिया, तो इसको 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट में वो एक राउंड पूरा कर लेती है। इसके चारों तरफ जब घूमती है तो एक राउंड में उसको 18 मिनट लगते हैं। फिर आगे लिखा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब एक रवि नाम का छोटा बच्चा है, ये जब राउंड लगाता है रवि, तो इसको 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 मिनट। दोनों एक ही मैदान के चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया थोड़ी सी स्लो है, उसको 18 मिनट लगते हैं। रवि थोड़ा सा तेज चल रहा है, उसको 12 मिनट लगते हैं। सवाल में क्या लिखा आगे? दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, ऐसा लिखा है किताब में। देखो, मैंने ये बोला था जब मैं किताब में पढ़ूं तो तुम किताब में देखोगे, वरना सवाल बहुत कम समझ में आएगा। क्या लिखा है? रवि और सोनिया दोनों एक स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो बताओ पुनः उसी स्थान पे वे वापस कब मिलेंगे? ऐसे ही पूछा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? तो यहां से दोनों शुरू हो रहे हैं। पहले तो सवाल में एक आसान से तरीके से बता रहा हूं। सोनिया ने चलना स्टार्ट किया, इधर रवि ने चलना स्टार्ट किया। रवि तो 12 मिनट में यहां पहुंच जाएगा। 1.2 का पहला सवाल, और ये आपकी किताब में प्रमेय भी है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, हर बार। मैं ये नहीं कह रहा इस बार आएगा या अगली बार आएगा, हर बार आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना। सिद्ध करना है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। अपरिमेय का मतलब होता है जिसको बट्टे में नहीं लिखा जा सके, वही होता है ना। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए अभी किताब में प्रमेय भी है, पीछे पेज पलट के देखोगे तो सिद्ध किया हुआ है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो वही सवाल है, बिल्कुल सेम है। एक शब्द का फर्क है, वहां रूट 3 है, यहाँ रूट 5 है। मैंने जब आपको अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिखाई थी तब ये बताया था रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय। रूट के अंदर कभी भी अगर अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय। आज हम ये सिद्ध करेंगे वो अपरिमेय क्यों होती है, कैसे होती है। एक बड़ा सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, ध्यान से समझना। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। आप इसका उल्टा मानोगे, लेट माने मानना। आप ये मानो रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है इसमें। हम इसमें मानेंगे ये एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है इसमें। अच्छा, परिमेय संख्या होती है वो कौन सी होती है परिमेय? जिसे बट्टा में लिख सकें। तो इसलिए मैं रूट 5 को एक बार a बटा b लिख देता हूं, क्योंकि परिमेय तो बट्टे में लिख सकते हैं। अच्छा, बट्टे में तो लिख दिया, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर 5 बटा 0 करें तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित आ जाता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। तो इसका मतलब b 0 नहीं हो सकता, b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होगा। साथ में ये ध्यान रखना, ये अगर परिमेय संख्या आपने बट्टे में लिखा है तो यहां a व b सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या, ये जानते हो सह अभाज्य कौन सी होती है? ये आपने पहली बार सुनी है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जो आपस में किसी एक संख्या से कटती नहीं है, किसी एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 17 और 18 है, 17 और 18, 17 अभाज्य है, 18 भाज्य है, लेकिन ये दोनों एक साथ सह अभाज्य कहलाती है। कौन सी कहलाती है ये? क्यों कहलाती है? रीजन क्या है? रीजन है 17 और 18 दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता, दोनों में एक साथ। यानी अगर मैं 17/18 लिख दूं तो कटेगा नहीं आगे, ये सह अभाज्य कहलाती है। ऐसे आप और भी बहुत लिख सकते हो, 19/21 लिख सकते हो, 21/23 लिख, क्यों नहीं लिख सकते? 15/16 भी सह अभाज्य संख्या है। 15 और 16 क्यों है? दोनों किसी से नहीं कटती, हालांकि दोनों है भाज्य, खुद तो भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, लेकिन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? तो 15 और 16 सह अभाज्य, मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूंगा अलग से, एक बार समझ लो। कहने का मतलब है ये जो ए बी है ना, ये किसी से कट नहीं सकती, इनमें भाग नहीं जाएगा किसी का, किसी एक संख्या का नहीं जाएगा। मतलब जैसे मान लो ए में 5 का भाग जा रहा है तो बी में नहीं जाएगा, बी में अगर 5 का जा रहा है तो ए में नहीं जा रहा, दोनों में नहीं जाएगा एक साथ। जैसे 17 और 18 में किसका भाग जाता है बताओ? किसी का नहीं जाता। तो ए और बी में भाग नहीं जाएगा, सह अभाज्य का मतलब ये है। ये क्लियर है क्या बात? आगे चलें सवाल में, ठीक है। अब आप b का तिरछा गुणा करो, इधर कितना हो गया? √5b बराबर। इस सवाल में बहुत गहराई वाली बातें हैं, ध्यान से समझ लेना। ये दोनों साइड वर्ग कर दो, यहाँ पे वर्ग कर दो, कितना आएगा? 5b²। ये रूट कहाँ गया 5 का? रूट हट गया, बराबर में क्या आएगा? a²। अब जरा सोच के एक बात बताओ ध्यान से, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 गुणा 17 बराबर 85, 17 पंजे 85 होता है। अगर ऐसी कोई संख्या लिखी है तो आप ये कह सकते हो क्या 5 का भाग 85 में जाएगा? पक्का जाएगा ना? या कभी कभी जाता भी नहीं है। कोई भी दो संख्या लिख लो आप ऐसे, आपने लिखा 3 गुणा 17 बराबर 51, क्या 3 का भाग नहीं जाएगा 51 में? ये तो हमेशा ही जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5b² बराबर a², तो बताओ 5 का भाग किस में जाएगा? a² में। किस में जाएगा? जो बराबर में उसमें जाएगा। तो आप इस लाइन से ये लिख सकते हो कि 5a² को विभाजित करता है। 5a² को क्या करता है? अब आपको कैसे करता है, क्यों करता है, रीजन आपको यहां समझा दिया। अगर दो संख्याओं का गुणा है बराबर में 1 है तो उन दोनों संख्याओं का भाग जाता है। 3 का भी जाएगा, 17 का भी जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो फिर ये 3 × 17 51 कैसे हो गया? भाग जाएगा तभी तो होता है। अब 2 × 3 कितना होता है? क्या 6 में 2 का 3 का भाग नहीं जाता है? भाग जाता है, तभी तो इनका गुणा 6 आए हैं। 5a² को विभाजित करता है, इसका क्या मतलब? 5 का भाग a² में जाता है। यानी कोई संख्या है उसके स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, यही बात है। 5 का भाग किस में जाता है? a² में। तो मान लो मैं यहाँ लिख दूं 25 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 5 का भाग जाता है क्या 25 के स्क्वायर में? पहले तो ये बताओ, पक्की बात है जाता है ना? अब स्क्वायर हटा दो, अब बताओ बिना स्क्वायर में जाएगा क्या 5 का भाग? हमेशा जाएगा, हमेशा। ये 25 के लिए बात नहीं है, ये तुम कोई भी संख्या लिख लो भले, अगर उसके स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है उसके स्क्वायर में, तो विदाउट स्क्वायर में भी जाएगा। मेरा कहने का मतलब है आपने ऐसे लिखा 5 का स्क्वायर, इसमें 5 का भाग जाता है ना 5 के स्क्वायर में, अब स्क्वायर हटा दो तो भी 5 का जाएगा। कोई संख्या लिख लो थे, कोई और संख्या तुम बोल के दिखाओ, मैं भाग दे के दिखा देता हूँ। 17 स्क्वायर में 5 का। और मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि पहले किसी की स्क्वायर में भाग जाना चाहिए, फिर बिना स्क्वायर में भाग जाएगा। आपको पहले ऐसी संख्या लेनी है कि उसके स्क्वायर में भाग जा रहा है। पहले 17 नहीं लेना, 17 में तो भाग, 17 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है क्या? जाता है क्या बताओ? तो 75 क्यों लिया? आप 75 का स्क्वायर ले सकते हो, 75 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। अब स्क्वायर हटा दो बोले तो 5 का जाएगा। बात समझ में आ गई? पहले स्क्वायर में जाना चाहिए, फिर आपको देखना विदाउट स्क्वायर में जा रहा है कि नहीं जा रहा। हमेशा जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं 5 का भाग अगर a² में जाता है तो क्या a में नहीं जाएगा? तो आप ऐसे लिखोगे 5a को विभाजित करता है। हाँ क्या हुआ?
हाँ हाँ, 10 की स्क्वायर में क्यों नहीं जाएगा? 10 की स्क्वायर में अगर 5 का भाग जाता है ना, ये स्क्वायर हटा दो, 10 में 5 का नहीं जाएगा, जा रहा है ना, 10 में 5 का भाग जाता है, 2 आता है। ये लाइन से सहमत हो गया? 5 a को विभाजित करेगा, बता दो अभी। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि a में 5 का भाग जाएगा, ये कह रहे हो ना, a में 5 का भाग जाएगा तो कुछ उत्तर भी आएगा, उत्तर आएगा वो मान लो c आ गया। अब पता थोड़ी हमें क्या आएगा, तो c तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं a में 5 का भाग दिया, c उत्तर आ गया। इसका मतलब ये हो गया a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 5c। तो यहां से लिखा जाएगा 5a को विभाजित करता है, यानी a बराबर 5c लिख सकते हो। a बराबर 5c लिख दिया तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा? वर्ग कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 25c स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 25c स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये a स्क्वायर का मान जो है ना 25c स्क्वायर, वो यहां लिख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 व 2 से यहां चल रहा है 5b स्क्वायर, मैं समीकरण 1 दोबारा लिख रहा हूं, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a स्क्वायर का मान क्या है? कितना है a स्क्वायर का मान? 25c स्क्वायर, वो यहां लिख दो। मैंने ये लाइन दोबारा लिखी है, ये देख लो, 5b स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह क्या लिखा है? 25c स्क्वायर। बात समझ में आ गई है? दिख रहा है क्या पीछे सबको? 5 का भाग लगा दो, इधर 5 का भाग लगा दो तो b स्क्वायर बराबर क्या बना? 5c स्क्वायर। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि सबको दिख जाए। हाँ, क्या लाइन आई है यहाँ पे? b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, ये लाइन आई है। अब ज्यादा समझाना ना पड़े मेरे को, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 5 का भाग a स्क्वायर में गया था ना। अब है 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, जो अकेला है ना एक से, उसके अंदर 5 का भाग जा रहा था, तो यहाँ 5 का भाग कहां जाएगा? तो इसका मतलब हो गया 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, करता है। 5 जब a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो a को भी कर रहा था, अब 5b स्क्वायर को कर रहा है, इसका मतलब 5 किसको करेगा? b को। 5b को भी विभाजित करता है, समझ गए? 5b को विभाजित करता है। और यहां एक लाइन आई थी 5a को विभाजित करता है, आई थी ना लाइन, यानी 5a को विभाजित करता है। ये दोनों लाइन आ गई क्या? बताओ, 5 किसको विभाजित करता है? 5 किसको विभाजित करता है? और यहाँ क्या लिखा था? a b सहभाज्य। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था a b को कोई काट नहीं सकता, a b में किसी का भाग है जा नहीं सकता, यही मतलब था। यहां तो हम कह रहे थे a b में किसी का भाग जाएगा नहीं, यहां कह रहे हैं a b में 5 का जाएगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास का मतलब उल्टी बात होना। मतलब मैं किसी बच्चे को कहता हूं खड़ा हो, और फिर मैं थप्पड़ मारूं और पूछूंगा खड़े हो क्या नहीं हो, तो मतलब पहले तो हम क्या कह रहे थे? a b सहभाज्य है, और अब हम कह रहे हैं 5 का भाग a b में जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे, परंतु a व b सहभाज्य है, परंतु a व b क्या है? सहभाज्य है, जो कि विरोधाभास की स्थिति है, जो कि विरोधाभास की स्थिति है। ये लाइन समझ में आई क्या आपको? यहाँ 5 का भाग किस में जा रहा है? a b में, और यहाँ हम क्या कह रहे थे? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब भाग जा नहीं सकता किसी का, तो ये विरोधाभास की स्थिति है। ये उल्टा सिस्टम क्यों आया? क्योंकि हमने शुरू में गलत मान लिया था। शुरू में क्या माना था? तो आप लिखोगे, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना क्या है? गलत है। इसलिए सही बताओ, हमने क्या माना था? √5 एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत मान लिया था। अब इसको सही तो करो। √5 एक क्या है? इसलिए √5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे सिद्ध होगी ये, ठीक है।